हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोशन गुप्ता में। मेरा नाम खुशबू अलवी और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 के बारे में, जो है वैश्वीकरण। ये चैप्टर 12th क्लास का है और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ। आपको इसका अर्थ समझना होगा। फिर जो दूसरी बात है वो है इसकी परिभाषा, यानी कि इसकी अवधारणा कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं। फिर आप आएंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर, मतलब वैश्वीकरण के क्या पॉजिटिव पहलू हैं और क्या नेगेटिव पहलू हैं। फिर आप इसके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभाव, वैश्वीकरण से राजनीति परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक और आर्थिक रूप कैसे प्रभावित होते हैं। फिर हम बाद में देखेंगे कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि वैश्वीकरण से भारत कैसे प्रभावित हुआ है या भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है वैश्वीकरण की आलोचना, यानी कि वैश्वीकरण के संदर्भ में लोग क्यों इसकी बुराई करते हैं, क्यों इसकी आलोचना करते हैं। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वैश्वीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण। विश्व में जितने भी देश हैं उनका आपस में परस्पर जो सहयोग है, ये सहयोग की जो भावना है वो भावना एकीकरण को दर्शाती है, यानी कि उनके सहयोग को दर्शाती है। इसीलिए हमने इसे नाम दिया वैश्वीकरण। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा। अब वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया, सहयोग। तो वैश्वीकरण की जो परिभाषा है उसे समझने के लिए हमें वैश्वीकरण को समझना पड़ेगा, यानी कि अगर ये सहयोग कर रहे हैं देश तो क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें वैश्वीकरण की परिभाषा को समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा पर। वैश्वीकरण की परिभाषा को लिखते समय आप इसमें लिखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ है व्यक्ति, विचार, श्रम, तकनीक, कच्चा माल का दूसरे देश में मुक्त प्रवाह, यानी कि एक देश की संस्कृति, एक देश के विचार, एक देश का कच्चा माल दूसरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के आराम से जा सके। और यही कारण है कि एक देश दूसरे देश के नज़दीक आते जा रहे हैं। यही कारण है कि एक देश दूसरे देश के संग सहयोग की भावना को बढ़ा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं वैश्वीकरण की सकारात्मक पहलू से। वैश्वीकरण का मतलब है एक देश दूसरे देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देता है, मतलब दूसरा देश जो है वो आसानी से किसी अन्य देश में अपना निवेश कर सकता है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो इसका सकारात्मक पहलू क्या हो सकता है, वैश्वीकरण से किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, वैश्वीकरण से विश्व व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ये इसके सकारात्मक पहलू हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, नकारात्मक पहलू। इससे क्या होगा कि अगर विदेशी कंपनियां किसी विकासशील देश में जाएंगी, वहां पर अपना निवेश करेंगी, तो उस कंपनी में जो रोजगार तो वो देंगी, लेकिन वहां के मजदूरों का शोषण भी होगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो स्वार्थ है वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ बढ़ाना चाहते हैं। वो सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं निभाते, वो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए ही काम करते हैं। तो ये इसका नकारात्मक पहलू है, यानी कि वैश्वीकरण के कारण गरीब देश जो हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, उनका शोषण होता जा रहा है। इसमें सिर्फ विकसित देशों का नाम है, ना कि विकासशील देशों का। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण से किसी देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, यानी कि अगर कोई देश वैश्वीकरण को अपनाता है तो उसके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण को अपनाने से किसी देश की संस्कृति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो राजनीतिक प्रभाव में देखते हैं, कुछ विचारक मानते हैं कि वैश्वीकरण को अपनाने से विकासशील देशों के जो राज्य हैं उनकी क्षमता में कमी आई है। ठीक है, दूसरे विचारक बोलते नहीं, कमी नहीं आई है, बल्कि
वैश्वीकरण को अपनाने से देश जो है वो ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं और वो इस आधुनिकता का फ़ायदा उठाकर अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर आता है वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण के कारण कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वैश्वीकरण को अपनाने से किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसी देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाकर निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर औद्योगिक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। ये इसका सकारात्मक पहलू है अर्थव्यवस्था पर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वैश्वीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे देश के जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होता है। कुछ लोग संरक्षणवाद अपनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में विदेशी कंपनियां आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो घरेलू नीति पर ही इस्तेमाल किए जाए, ना कि बाहर बेचे जाए। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण को अपनाने से किसी देश की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है या अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुछ विचारक मानते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो विशिष्ट होती जा रही है। कहने का मतलब है कि भारत में आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका की नीली जीन्स को अपनाया जाने लगा है, यानी कि उसकी संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जाएं। जब हम अपनी संस्कृति को और पाश्चात्यकरण की संस्कृति का मिला जुला रूप जब अपनाते हैं, तब हम इसे सांस्कृतिक समरूपता बोलते हैं। इससे हमारी जो संस्कृति है वो विशिष्ट होती जा रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, कुछ विचारक मानते हैं कि सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का बढ़ावा हुआ है। मतलब एक देश दूसरे देश की संस्कृति ने किसी अन्य देश की संस्कृति पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, यानी कि संस्कृति की मौलिकता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। आज भारत में समोसे और जलेबी की अपेक्षा हम लोग कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, पिज़्ज़ा इन सबको खाना अधिक पसंद करते हैं, और इसको हम मैकडॉनल्डीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी कि हमने अपने खान पान को छोड़कर दूसरे देश की संस्कृति में शामिल खान पान को अपनाना शुरू कर दिया है। संस्कृति का अर्थ ही है खान पान, रहन सहन, विचार, वेशभूषा, संस्कार, यानी कि हमने अपने संस्कारों को दबा के दूसरे के संस्कारों को अपनाना शुरू कर दिया। यही सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण और भारत, यानी कि भारत ने वैश्वीकरण कब और क्यों अपनाया। भारत की आज़ादी के बाद भारत को आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ा, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसने प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनाई, दूसरी बार उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपनाई, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपनाई। पहली योजना में उसने कृषि पर बल दिया, दूसरी योजना में उसने उद्योगों पर बल दिया, तीसरी योजना में उसने मिला जुला दोनों का रूप अपनाया, लेकिन फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था में कोई इजाफा नहीं हुआ। फिर जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके नेतृत्व में नई आर्थिक नीति का गठन हुआ। उन्होंने वैश्वीकरण की ओर अपने द्वार खोले, यानी कि उस दौरान भारत जो है वो वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ। वैश्वीकरण में शामिल होने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन की गुहार लगाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को लोन तो दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो भारत को लोन तो देंगे, लेकिन भारत को अपने द्वार दूसरे देशों के लिए खोलने पड़ेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को बढ़ावा देना पड़ेगा। भारत ने इससे पहले संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी, यानी कि भारत नहीं चाहता था कि कोई भी देश उसके देश में कंपनियां स्थापित कर सके, जिससे कि भारत में किसी भी प्रकार का वैश्वीकरण से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा कोष से लोन ली, उसके बाद उसका जो संबंध है वो दूसरे देशों से हुआ, यानी कि दूसरे देशों ने भारत में कंपनियां स्थापित करनी शुरू की, जिससे क्या हुआ कि भारत के जो बेरोजगार लोग थे उन्हें रोजगार मिला, और भारत ने भी दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार को बढ़ाया, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो सुधरने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था में इजाफा होने लगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की आलोचना के ऊपर। वैश्वीकरण की आलोचना दो वर्गों ने की है, दक्षिणपंथी और वामपंथी। ये हमेशा कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। वो कहते हैं कि संरक्षणवाद होना चाहिए, यानी कि वैश्वीकरण को भारत को नहीं अपनाना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में।
कुछ विचारक कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारत की जो संस्कृति है उसका नुकसान हुआ है, लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो देश में वैश्वीकरण को लेकर इन सभी तथ्यों पर आलोचना की जाती है और एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो वैश्वीकरण की आलोचना करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे आसानी से, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे 2 बार पढ़ते हैं और एक बार लिखकर देखते हैं तो गारंटी से इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो आप छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है, इसके जो 3 प्रभाव है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन तीनों प्रभावों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सांस्कृतिक प्रभाव में आप सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण एक मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों का अर्थ मालूम होना चाहिए। फिर आप इनके वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अब वैश्वीकरण की आलोचना क्या है, कि जो आपको इसमें ध्यान देना है वो है वैश्वीकरण की कमियां। वैश्वीकरण की सबसे बड़ी कमी है इससे देश में गरीबी बढ़ी है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा है? भ्रष्टाचार इस अर्थ में बढ़ा है कि वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश के कनेक्शन में आया है, जिससे कि एक देश का व्यक्ति भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा दूसरे देश में जमा करवा सकता है, और इस पैसे की जानकारी जो है वो उस देश की सरकार को नहीं होती, तो इस कारण भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। बस अब 2-4 कमियां बता देंगे, और इस चैप्टर से और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है, आप इसे 2 बार बस पढ़कर देखिए, एक बार लिखकर देखिए, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।